इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, परिवहन। परिवहन बहुत हद तक किसी भी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है, क्योंकि चाहे आपको उद्योग से कच्चा माल लाना हो या उस उद्योग से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना हो, इन दोनों ही स्थिति में हम देखते हैं कि परिवहन की आवश्यकता होती है। तो उद्योग जो है वो वहीं पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर तीव्रगामी और सस्ता परिवहन का साधन जो है वो उपलब्ध हो। तो हम देखेंगे कि अधिकांशतया जो भारत में भी जितने भी उद्योग स्थापित किए गए हैं, चाहे जमशेदपुर का हो, विशाखापट्टनम का हो या भिलाई इस्पात संयंत्र हो, हम जितने भी उद्योग की हम बात कर रहे हैं, अधिकतर उद्योग जो हैं वो परिवहन के तीव्रगामी साधन या सस्ते जो परिवहन के साधन है उसके आसपास ही वो उद्योग स्थापित किए गए हैं, क्योंकि उससे उस उद्योग की लागत में उस उद्योग की जो लागत है वो बहुत ही कम रह जाती है। इसके बाद उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है शक्ति, ऊर्जा या पावर। भाई कोई उद्योग तभी तो संचालित होगा जब 24 आवर्स उस उद्योग को ऊर्जा की आपूर्ति निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के होती रहेगी, क्योंकि उद्योग में तो 24 घंटे वस्तुओं का, जिस भी वस्तु का वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कार्य जो है वो 24 घंटे चलता रहता है। और जब उत्पादन कार्य होगा तो वहाँ पर मशीनों का उपयोग होगा। मशीन या जो उपकरण हैं उन्हें चलाने के लिए शक्ति या पावर की आवश्यकता होगी। तो हम देखते हैं कि अपने भारत में कोयला जो है वो अभी भी वर्तमान में उद्योगों के लिए एक प्रमुख शक्ति का या ऊर्जा का साधन है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है कि कोयले से जो निकलने वाला राख या ऐश की जो हम बात करते हैं, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, वातावरण को बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित करता है। और ये उदाहरण हम अपने कोरबा के संदर्भ में समझ सकते हैं। वहाँ पर का पूरा वातावरण जो है वो प्रदूषित हो गया है। तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है डीजल या पेट्रोलियम, लेकिन ये भी हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत सीमित संसाधन है, बहुत सीमित मात्रा में है, और इससे भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषण होता है। तो एक हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से या सुलभ संसाधन में जो हम बांध बनाकर जल विद्युत के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन ये भी बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि जब हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में बांध का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर जितने भी जो वनस्पति आवरण हैं, वन के जो क्षेत्र होते हैं, उन सबको हम काट कर हमें उसे काटना पड़ता है। तो इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो भी अब वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस विषय में थोड़ा सा चिंतन और मनन करना होगा, और हमें ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक स्रोत जो हैं, जैसे सौर ऊर्जा है या हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इन सबको थोड़ा और अधिक अब हमारे देश में विकसित करना होगा। तो हम बात कर रहे थे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक के लिए, तो शक्ति या ऊर्जा जो है ये एक प्रमुख कारक है जो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति होती है, ऊर्जा की आपूर्ति होती है, वहाँ पर उद्योग को लगाने में आसानी होती है। फिर अगला फैक्टर हम बात करते हैं बाजार। भाई उद्योग में जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो व्यक्ति या उद्योगपति जो है वो खुद के उपयोग के लिए तो कर नहीं रहा है उत्पादन, उसे बेचना है, लाभ कमाना है। तो जहाँ पर भी उस उत्पादित माल को बेचना होगा उसके लिए एक मार्केट जो है वो अनिवार्य तत्व है। और अब बात जो है वो पहले जैसे नहीं रही कि भाई कोई वस्तु कहीं पर नहीं मिल पा रही है। अब तो प्रत्येक वस्तु जो है वो हर जगह हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अब कंपटीशन या हम कहें कि प्रतियोगिता इस बात पर हो जाती है कि जो उत्पादित माल या उत्पादित वस्तु है वो कितनी मात्रा में और कहाँ पर उपलब्ध हो रही है, इसके साथ ही साथ उसकी क्वालिटी वाइज, मतलब उसकी गुणवत्ता कितनी है, इस आधार पर अब बाजार में प्रतियोगिता होने लगी है। अब ये बात जो है वो मायने नहीं रखती कि बाजार जो है वो उद्योग से कितनी दूर पर है या परिवहन के साधन से वो कितनी उसकी कनेक्टिविटी है। अब ये थोड़ा सा एक अलग मैटर हो गया है। अब वस्तु की गुणवत्ता भी उतनी ही मायने रखती है जितना परिवहन में लगने वाली लागत।
और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लगभग 1990-91 के दौरान हम देखेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन आप उपयोग करते हैं वो बहुत सीमित मात्रा में या बहुत कम कंपनियां जो हैं वो मोबाइल का उत्पादन करती थीं, लेकिन अब वर्तमान में हम देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मोबाइल का उत्पादन करने लगी हैं। और अब प्रतियोगिता या कंपटीशन जो है वो इस बात पर हो गया है कि कौन सी मोबाइल कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स और कम कीमत पर अपना माल जो है, अपनी वस्तु या अपना मोबाइल जो है वो उपलब्ध करा पा रहे हैं मार्केट पे। तो हम देख रहे हैं कि चीज़ों की या उन वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, इस पर अब बाजार में प्रतियोगिता होने लगी है। अब अगला फैक्टर उद्योग को प्रभावित करने वाला हम देखते हैं पूंजी। भाई पूंजी तो जो है वो एक बहुत ही अनिवार्य तत्व है, इसके बिना तो हम उद्योग की स्थापना की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी उद्योगपति को, किसी व्यक्ति को कोई उद्योग की स्थापना करनी है, कारखाने की स्थापना करनी है, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी ही चाहिए। क्योंकि चाहे वो उस कारखाने या उद्योग में मशीनों की स्थापना करे तभी तो वो उत्पादन कार्य करेगा, या फिर वहाँ पर जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें वेतन या सैलरी देने की बात हो, सभी के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये पूंजी कहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी और कैसे उपलब्ध हो पाएगी? तो इसके लिए जो शेयर बाजार होते हैं या बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग जो सेवा होती है, या बीमा कंपनियाँ, जितना बैंकिंग सेक्टर की इम्पोर्टेंस है किसी औद्योगिकरण के लिए, उतना ही बीमा सेक्टर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि उस किसी पर्टिकुलर उद्योग में वहाँ जो चलने वाली मशीनें हैं उनके जो कल पुर्जे खराब होने की बात है, या फिर उसे हानि होने की बात है, या वहाँ कार्य करने वाले जो श्रमिक या मजदूर होते हैं उन्हें हानि होने की बात है, उन्हें किसी प्रकार का जो नुकसान है या दुर्घटना के वो शिकार हो जाते हैं। इन सभी के लिए वहाँ पर बीमा कंपनियाँ होना आवश्यक है। तो पूंजी जो है वो उसके लिए आवश्यक जो क्षेत्र हैं, चाहे हम बात करें एक महत्वपूर्ण बैंकिंग सेक्टर, इसके साथ ही जो शेयर मार्केट होते हैं, और साथ ही साथ बीमा कंपनियां। उद्योगों में हम देखेंगे केवल व्यक्तिगत पूंजी ही नहीं, वहाँ पर व्यापारिक या लाभ कमाने के उद्देश्य से वो उद्योग स्थापना की जा रही है। तो इस प्रकार से उन्हीं उस स्थानों पर जो है वो उद्योग स्थापित किए जाएंगे जहां लाभ की संभावना भी जो है वो निश्चित हो। इसी में हम देखें कि जो मुंबई का कपड़ा उद्योग है उसमें व्यक्तिगत पूंजी का आकर्षण भी इसी दृष्टिकोण से हुआ था। जो विदेशी व्यक्तिगत पूंजी थी वहां पर उस उद्देश्य से उद्योगों को वो उद्योग जो है वो लगाए जाते हैं, और इसके विपरीत जो सरकारी पूंजी का निवेश होता है वो केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। और हम जब पिछड़े हुए प्रदेश की बात करें तो इन पिछड़े हुए प्रदेश के विकास के लिए जो सरकारी पूंजी का निवेश है वो सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना ही उसका उद्देश्य नहीं होता। इन पिछड़े हुए प्रदेशों का विकास करना भी उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अतिरिक्त श्रम भी जो है वो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करता है, क्योंकि उद्योगों में कार्य करने के लिए, उत्पादन कार्य करने के लिए मशीनों के साथ साथ श्रम की भी उतनी ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सस्ता होने के साथ साथ कुशल श्रम भी जो है वो किसी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम विकसित देशों में देखेंगे तो विकसित देशों में इसकी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की बसाहट जो है, घनत्व जो है, जनसंख्या का घनत्व हमें कम मिलता है। और वहीं विकासशील देशों में देखेंगे तो सघन जनसंख्या देखने को मिलती है, बेरोजगारी होती है, बहुत से युवा जो हैं वो बेरोजगार होते हैं, तो उन्हें कार्य की तलाश होती है, काम की तलाश होती है, और साथ ही साथ वो कुशल भी होते हैं। तो उन देशों में हम देखेंगे कि वहाँ पर कम वेतन में और कुशल श्रमिक जो हैं वो उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में से या तो उन श्रमिकों को आयात कर लिया जाता है अपने इस पे, और या फिर उद्योग भी जो हैं वो ऐसे ही स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर सघन जनसंख्या हो और सस्ते और कुशल श्रमिक जो हैं वो उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे
जो प्रौद्योगिकी है वो भी उद्योगों की स्थापना को बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है और हम देखते हैं कि श्रम तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ जो है वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्वालिटी की हमने बात की थी, क्वांटिटी तो है ही, और क्वांटिटी के साथ साथ मार्केट जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, कि किसी वस्तु का, उत्पादित माल का जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा उसका वेटेज है, वो उस माल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो जितनी प्रौद्योगिकी जो है वो उस उद्योग की टेक्नोलॉजी जितनी अधिक डेवलप होगी, वो उतनी ही जो है वो हम कहें कि जितने स्किल्ड श्रमिक वहाँ पर कार्य करेंगे, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम कहें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव किए हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो मशीनें हैं वो आधुनिक होंगी, तो वो अधिक मात्रा में माल तैयार करेंगी, और प्लस बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो सामान तैयार होगा, या कम समय में तैयार होगा, तो इन सब की लागत भी ऐसे ही कम आ जाएगी। तो उद्योग की स्थापना में प्रौद्योगिकी भी जो है वो एक प्रमुख फैक्टर है। इसके साथ हम अगला देखते हैं औद्योगिक नीति। तो उद्योग की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति भी एक प्रमुख फैक्टर है, क्योंकि कोई विदेशी कंपनियां या कोई भी देश की जो निजी कंपनियां हैं वो उसी स्थान पर अपना उद्योग स्थापित करना चाहेंगी जहां पर सरकार का कम से कम जो है वो हस्तक्षेप हो। इसके साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे हम परिवहन की बात करें या ऊर्जा के रूप में बिजली की बात करें, ये बहुत ही उन्हें इजीली अवेलेबल हो। तो और जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तो वहाँ पर वहाँ की सरकार के द्वारा बहुत कम कर जो है वो वसूल किया जा रहा हो। तो शासन के द्वारा जो औद्योगिक नीतियाँ बनाई जाती हैं वो भी उद्योग की स्थापना को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अब हम देखें कि जो नई औद्योगिक नीति आई है उसके क्या प्रभाव हैं। तो 3 प्रमुख नीतियाँ बनाई गई हैं नई औद्योगिक नीति में, जिसमें पहला है आपका उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ होता है नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल बनाना, या हम कहें कि लचीला बनाना, जिससे जो और भी विदेशी कंपनियां हैं वो उन देशों में आए, बाहरी देशों से अपने देश में आए, और वो अपने देश की जो तकनीकी है या प्रौद्योगिकी है वो अपने साथ दूसरे देशों में लेकर आए। तो इसी रूप में ही भारत में भी उदारीकरण की नीति को अपनाया गया है, और भारत में जो है वो कारखाने और भी जो विदेशी कंपनियां हैं, बाहरी जो कंपनियां हैं, वो उदारीकरण की नीति को इसीलिए अपनाया गया है भारत में, ताकि बाहरी कंपनियां जो हैं वो भारत में आकर अपने कारखाने या उद्योग जो हैं वो स्थापित कर सकें। और यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया एक बहुत अच्छा प्रयास हम कह सकते हैं, जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे अपनाया गया, और लगभग 8वीं पंचवर्षीय योजना में से और अधिक ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। फिर नई औद्योगिक नीति का दूसरा जो पहलू है हम देखते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सरकार द्वारा जो सार्वजनिक उपक्रम के जो उद्योग होते हैं उन्हें निजी हाथों में सौंपना या निजी व्यक्तियों को, निजी कंपनियों को देना ही निजीकरण कहलाता है। विगत वर्षों में हम देखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे वहाँ पर उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट था या लाभ था वो कम होने लगा। तो इस कारण से जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उन सभी को भारत सरकार ने निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया, और उनका ये कहना था कि जो सार्वजनिक उपक्रम की जो बढ़ती समस्याएं हैं, है ना, उनके कारण वो ज़्यादा गंभीर हो रही है, या हम उनको ये लगा कि उतनी टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो दूसरी निजी कंपनियों को उन्होंने आमंत्रित किया, और सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी जो उद्योग थे उन सभी को निजी हाथों में सौंप दिया, ताकि वो अधिक लाभ कमाकर, या हम कहें कि नई और अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वहाँ पर उस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाएं। इसके बाद नई औद्योगिक नीति का तीसरा जो पहलू था वो है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं।
1980 और 90 के दशक में हम देखेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का? तो इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं, सेवाएं या हम श्रमिक की जो बात कर रहे हैं उनका एक देश से दूसरे देश की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें लाना या ले जाना, या वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले का समय था जहाँ पर जब किसी स्थान पर मार्केट में, या हम बात करें कि कच्चा माल जो है वो किसी स्थान पर बहुत सीमित मात्रा में था, वो वहीं पर उद्योग जो है वो वहीं स्थापित किए जाते थे, वहीं पर उसका उत्पादन कार्य होता था। और तब परिवहन के साधन भी उतने विकसित नहीं थे कि बाजार उतना विकसित हो पाता। अब परिवहन के साधन हमारे पास बहुत विकसित अवस्था में है, तो ये कोशिश की जाती है कि जैसे अभी हमने लेबर की बात की थी या श्रम की, कि विकासशील देशों में हम देखेंगे कि सघन जनसंख्या होती है और सघन जनसंख्या बसाहट के कारण वहाँ पर बेरोजगारी अधिक होती है और वहाँ के जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं और सस्ती दरों पर, क्योंकि बेरोजगारी होती है इसलिए वो सस्ते श्रम पर, सस्ती दर पर जो है वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ पर जो विकसित देश हैं, जहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता है उद्योगों में कार्य करने के लिए या किसी कंपनी में कार्य करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या जो है वो उसकी सघनता कम है, कम जनसंख्या है और जो भी लेबर्स वहाँ पर मिल रहे हैं, श्रमिक मिल रहे हैं, वो बहुत अधिक हम मजदूरी की डिमांड करते हैं या बहुत अधिक पेमेंट की जो है वो सैलरी की डिमांड करते हैं। तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि कम मजदूरी से कम मजदूर और स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड व्यक्तियों को अपने यहाँ कार्य करने के लिए बुला लेते हैं और इससे उनकी लागत भी बहुत नहीं बढ़ पाती है और उनका कार्य जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलने लगता है। या तो हमने क्या देखा कि व्यक्तियों का एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश की तरफ स्थानांतरण अपने कार्य के, किसी भी उद्योग के लिए। ठीक इसी प्रकार उद्योगों को भी किया जाता है। मान लो किसी दूसरे देश की कंपनी है और वहाँ पर उस देश में वो जो खनिज है या ऊर्जा की हम बात करें या कोई भी कच्चे माल की हम बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी अगर वो उद्योग स्थापित करना चाह रही है और उससे संबंधित वो माल उसे वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो वो दूसरे देश जहाँ पर वो कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ पर वो अपना उद्योग जो है वो स्थापित कर देता है या वो अपनी कंपनी को स्थापित कर देता है। और चूँकि सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं और उत्पादन कार्य हो जाता है और बहुत आसानी से वो तैयार माल को अपने स्थान तक मंगा लेता है। तो टेक्निक वहाँ पर की मिल गई, कच्चा माल वहाँ पर का मिल गया, लेबर जो है वो वहाँ पर उपलब्ध हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं, अपने मन चाही चीज़ों को, चाहे वो वस्तु भी हो सकती है या कोई श्रमिक भी हो सकता है या कोई संसाधन, हम उसे बहुत आसानी से एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक उसे लाने और ले जाने की प्रक्रिया के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं ताकि हम जो विश्व में और कंपटीशन, विदेशी प्रतिस्पर्धा है उसे और ज़्यादा बढ़ा सकें और सभी लोग उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं और दो बातों से हम इसे समझ सकते हैं कि एक तो आर्थिक और राजनैतिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम देखते हैं कि उत्पादन और जो वितरण होता है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। मतलब एक देश के बीच अर्थात देशों के बीच में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो उत्पादित वस्तु हो रही है, उनके उत्पादन का, उनकी पूंजी, श्रम, विचार और संस्कृति सभी का जो है वो एक देश से दूसरे देश की तरफ स्थानांतरण होता है या आदान प्रदान होता है। बच्चों, हमने देखा कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब हम देखते हैं जैसे किसी स्थान पर कोई उद्योग जो है वो स्थापित हो रहा है, तो इस औद्योगिक विकास की एक विशेषता होती है कि एक स्थान पर इस उद्योग के स्थापित हो जाने से अन्य जो उद्योग होते हैं उससे संबंधित वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसको मिलने वाली जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे श्रमिक है, कुशल श्रमिक होते हैं या परिवहन के साधन, बाजार,
उससे संबंधित जो मशीनें हैं, उपकरण हैं और व्यापार से संबंधित उसके प्रबंधन की जो व्यवस्था है, चाहे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें या बीमा सेक्टर की बात करें, ये सभी जो है उस क्षेत्र के पास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो औद्योगिक केंद्र है वो किसी एक बड़े नगर और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने में समाहित कर लेता है या एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि उस औद्योगिक, जैसे ही वो औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है तो उसके साथ साथ वहाँ के सरकार की या शासकीय जो नीतियाँ हैं वो भी उसे विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करती है या उसे महत्व देती हैं। जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से जो उपलब्ध होने वाली सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को ही हम औद्योगिक प्रदेश जो है वो कहते हैं। और भारत को कई औद्योगिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, या हम कहें कि भारत में कुछ विशेष औद्योगिक प्रदेश मिलते हैं, जैसे मुंबई पुणे प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, बेंगलुरु कोयम्बटूर प्रदेश है, गुजरात प्रदेश है, छोटा नागपुर प्रदेश है, विशाखापट्टनम गुंटूरू प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली और मेरठ प्रदेश है, और कोल्लम और तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ऐसे कुल 8 औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो भारत में मिलते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी औद्योगिक प्रदेश की विशेषताओं पर, ये किस स्थान पर मिलते हैं, यहाँ किस प्रकार के उद्योग जो हैं वो विकसित अवस्था में हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ये औद्योगिक प्रदेश जो है वो नासिक से सोलापुर के मध्य मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, शोलापुर और अहमदनगर, सतारा, सांगली और इसके साथ ही जलगांव जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इन मतलब हम ये कहें कि शोलापुर, नासिक से सोलापुर के मध्य ये पूरे क्षेत्र इसके बीच आते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ है, और हमें मालूम है कि भारत जो है वो देश की व्यावसायिक राजधानी के नाम से हम जानते हैं। हम सभी को पता है कि मुंबई जो है वो हमारे देश की व्यावसायिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, और फिल्म के क्षेत्र में भी हम देखें कि बॉलीवुड के नाम से ये प्रसिद्ध है। देश का एक बड़ा बंदरगाह है ये, और एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग भी जो है वो इस प्रदेश की एक प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। हम देखेंगे इस उद्योग का विकास, यहाँ पर इस औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है, या मैं कहूँ कि जो हमने अभी बात की कि एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग के नाम के लिए भी इसे प्रसिद्धि मिली है, तो इस वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो यहाँ 1774 में आरंभ हुआ, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जलपोताश्रय के रूप में इस क्षेत्र का, मुंबई का जो है वो चयन किया। और इसके विकास का दूसरा चरण जो है ये शुरू होता है 1854 में, जब कवालजी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित किया गया, सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया गया। और ऐसा माना जाता है कि बहुत शीघ्रता से ही या बहुत जल्दी मुंबई जो है वो देश का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन भी बिछी, और इसके कारण ये दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे मुंबई का जो है वो बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ, या एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में मुंबई जो है वो उभरा। 1955 में भारत का पहला आणविक ऊर्जा का केंद्र जो है वो मुंबई के निकट ट्राम्बे नामक स्थान पे स्थापित किया गया, और इसका उद्देश्य ही था कि विद्युत शक्ति उपलब्ध कराना। तो 1961 से 65 अर्थात हम बात करें कि लगभग तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था उसमें तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर जो है वो स्थापित किया गया। और मुंबई के विकास की ही और आगे हम बात करें तो हम देखेंगे कि 1957 में रसायन उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ, और इसके साथ ही मुंबई हाई में
1976 में पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो भी शुरू हो गया। तो हम एक साथ ये देख रहे हैं कि सूती वस्त्र का उत्पादन, फिर मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन, इसके बाद हमने बात की आणविक ऊर्जा का केंद्र ट्राम्बे, और फिर हम देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान तारापुर में एशिया का पहला या सबसे बड़ा जो है वो परमाणु घर की स्थापना, फिर रसायन उद्योग की स्थापना, और फिर पेट्रोलियम का उत्पादन। ये सभी जो है वो खुद ब खुद मुंबई के औद्योगिक विकास की जो कहानी है वो खुद ही बयान करते हैं, खुद ही बताते हैं। और ये सभी जो ऊपर हमने उद्योगों की बात की, उन उद्योगों के लगने से धीरे धीरे दूसरे कई भी उद्योग जो हैं वो इसके आसपास स्थापित होने लगे। जहाँ हम बात करें इंजीनियरिंग उद्योग की, पेट्रोलियम शोधनशाला की या पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग की, इसके बाद पेट्रो रसायन उद्योग की, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, दवाइयाँ, उर्वरक, बिजली के सामान, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन, वनस्पति, मोटर गाड़ी और टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, और इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर, ऐसे ही कई उद्योग जो हैं वो यहाँ पर स्थापित किए जाने लगे। और फिल्म उद्योग के संदर्भ में तो हमने बात की ही थी कि पहले ही इसे प्रसिद्धि मिल चुकी है, और ये फिल्म उद्योग के नाम से बॉलीवुड जो है वो कहलाता है। तो ये जो कारण थे ये इस मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक रहे हैं, और ये उद्योग जो मुंबई के विकास में या इस पूरे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना के लिए या इसके विकास के लिए उत्तरदायी हैं। यह हमने देखा कि क्रमशः इस औद्योगिक क्षेत्र या इस औद्योगिक प्रदेश का कैसे विकास होता गया।